लाइट कम है। ठीक है, तो ट्रेसेस के बारे में आप स्टेबिलिटी पढ़ लेते कल। ये क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था इसमें ज्योमेट्रिकल अनस्टेबिलिटी का, ठीक है, जिसमें पैनल में ब्रेसिंग ना होने की वजह से आपका वो मेंबर आपका अनस्टेबल था, आपका ट्रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, एक आपका ट्रस में नेक्स्ट नहीं रहा है। सीधे में लिख ही नहीं रहे, जोड़ जाता है। इंक खत्म होगी, एक सेकंड रुको। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्लासीफाई ज्यादा ही मोटा हो गया है, बता देता हूँ। ठीक है, ये कोई आपकी ट्रस है। अब इसको जरा क्लासीफाई हमें करना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल ट्रस है। ठीक है, पहला वही चीज करना है आपको, m इक्वल टू 2j माइनस 3। ठीक है, इसमें देखिए क्या निकल के आता है ये। ठीक है, तो m इक्वल टू 2j माइनस 3। ठीक है, ट्रस की स्टेबिलिटी के लिए कल आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी। तो मेंबर देखिए 2 है और जॉइंट आपकी 3 है, तो ऑब्वियसली बात है -1 आ रहा है। जब इसको करोगे सॉल्व तो ये -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका ये -1। इसका मतलब क्या है, मेंबर आपके 2 है, इक्वल टू 2 इंटू जॉइंट आपके 3 -3। तो ये ओवरऑल आपका निकल के आ गया। अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो -1 आपका ये निकल के आ गया ओवरऑल। तो इसका मतलब क्या है, दिखने में क्या लग रहा है, आपका ट्रस इंटरनली अनस्टेबल है। ठीक है, ट्रस आपका ये क्या है, इंटरनली अनस्टेबल, इंटरनली अनस्टेबल। इसको इधर लेके चले गया ना, 2 - 3। वो इक्वेशन और पूरी क्या है वैसे, m-2j+3 है ना, तो मैंने उस फॉर्म में लिख दिया पूरा वो। ठीक है, मैंने बोलता यही चीज है वो, अगर मैं इधर उधर करूंगा तो कंफ्यूज मत होना, m-2j+3 ही है वो। ठीक है ना, तो ये करके आपका आ गया कि ट्रस आपकी इंटरनली अनस्टेबल निकल के आ रही है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा ओवरऑल स्टेबिलिटी, आपसे जस्ट ये फिगर दिया होगा और आपसे कहेगा कि ट्रस की स्टेबिलिटी हमें निकाल के बताइए। ठीक है, इंटरनली तो ये ट्रस आपकी अनस्टेबल हो गई। ठीक है, लेकिन जरा देखना, ये आपका इंटरनल डीएसआई आपकी निकल गई। ठीक है, डीएसआई आपकी -1 आ गई यहाँ पे, डीएसआई। ठीक है, अगर मैं बात करूं डीएसई की, यहाँ पे डीएसई, तो डीएसई के लिए वही रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, तो डीएसई जब निकालोगे आप तो 4 रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस आपकी 4 है, वी ए, एच ए, वी सी, एच सी।
ये 4 रिएक्शन है आपकी, और इक्विलिब्रियम कितने से आपकी 3 होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 - 3 कितना हो गया ये 1, ठीक है। DSE निकल गया आपका, तो टोटल DS आप निकाल सकते हो। टोटल DS इक्वल टू होता है आपका DSE प्लस DSI, ठीक है। और DSE कितना आ रखा है आपका, DSE आपका +1 और -1 0। और अगर आपका DS 0 हो तो ट्रस्ट क्या होती है आपकी, स्टैटिकली स्टेबल, स्टेबल एंड डिटर्मिनेट ट्रस्ट है, ठीक है। ट्रस्ट आपकी क्या है, स्टेबल एंड डिटर्मिनेट ट्रस्ट। डिटर्मिनेट ट्रस्ट, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि m = 2j - 3 आपकी नेसेसरी कंडीशन तो है कि आपको स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ये आपको यहाँ पे दिखने को मिल भी गया। जब इस ट्रस्ट में आपने चेक करा तो इंटरनली तो ये अनस्टेबल निकला, लेकिन जब आपने इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी चेक करी ट्रस्ट की, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, स्टेबल आपकी ये ट्रस्ट निकल के आ गई। तो किसकी वजह से ट्रस्ट स्टेबल है, इसमें तो एक मेंबर भी कम है। तो देखिए इससे पहले, हाँ, जो आपका हिंज आपने लगा रखा है उसमें जो ये एक हॉरिजॉन्टल 3 रिएक्शन तो हमारे पास पहले भी थी जब रोलर रोलर लगाते थे एक साइड से। जब अभी आपने हिंज लगाया तो हिंज लगाने के बाद एक रिएक्शन आपकी यहाँ पे और आ गई HC, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका इस मेंबर को AC मेंबर को कंपनसेट करेगी, ठीक है। जो AC मेंबर को कंपनसेट कौन सी करेगी रिएक्शन, ये HC रिएक्शन कंपनसेट करेगी इसको, ठीक है। तभी आपकी ये ट्रस्ट क्या निकल के आई, स्टेबल ट्रस्ट निकल के आ रही है। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे अगर AC मेंबर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट स्टेबल है। इसका मतलब क्या है, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है इसने कि ये ABC और ये मेंबर लगा देगा यहाँ पे A और C पे, बोलेगा AC पे फोर्स निकाल के बताइए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कितना फोर्स आएगा, 0 फोर्स निकल के आएगा AC पे। AC की रिक्वायरमेंट है ही नहीं स्ट्रेस में, ठीक है। जो ये हिंज सपोर्ट है दोनों, ये हिंज सपोर्ट इतनी रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे कि AC जो मेंबर अगर आपने प्रोवाइड कर रखा है तो AC मेंबर में नहीं कॉन्ट्रैक्शन आएगा नहीं एलोंगेशन आएगा। और अगर मेंबर में एलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो इसका मतलब फोर्स कितना होगा, उसमें 0 फोर्स होगा। तो एग्जाम में ध्यान रखना, ES में एक बार वो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने फोर्स वाले में कि 2 हिंज सपोर्ट के बीच में एक मेंबर लगा दिया उन्होंने, सेम ट्रस बना दी, लोडिंग लगा दी ऊपर से और बोला कि फाइंड द फोर्स इन AC मेंबर। तो AC मेंबर में फोर्स आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो 2 हिंज के बीच में आपका सपोर्ट है तो उस केस में आपका कोई रिएक्शन ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। मेंबर में फोर्स 0 निकल के आएगा। तो कर लीजिए इसको। हाँ, ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर आ गया स्टेबल एंड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। आज यहाँ कब्जा कर ही लिया तुमने। इंडिया फाइनल में, अब तो इंडिया ही पहुंची थी होगी कल, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को रीजन कल ऑस्ट्रेलिया कर रहा था। गजब कर दिया कल ऑस्ट्रेलिया ने। पटाखे तो यहाँ ना फूट रहे थे ना, घंटाघर तिराहे पे, घंटाघर में वहाँ पे जो है ना चौक, वहाँ पे फोड़ लेते लोग कल पटाखे। नाइट हाँ? अब फाइनल में तो कोई भी जीते यार, पाकिस्तान को हराना था बस। हाँ? वो भी बात सही है भाई, बहुत हरा दिया उन्होंने यार, हर हर फाइनल में भगा दिया हमको। CWC में भी भगा रखा है। लेकिन न्यूजीलैंड जीत अच्छी टीम है यार, थोड़ी सी सोबर टीम है, अल्लाह अल्लाह नहीं करती ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया हरा देगी शायद, जितना मुझे लगता है, बहुत अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया की। मैथ्यू मैथ्यू वेड को कल भारत रत्न की मांग हो रही थी। हसन अली को भी मिल सकता है। उसने हुआ क्या पता है, वो 3 छक्के वो साइन अफरीदी पीटा और लास्ट में नाम किसमें आ गया, हसन अली पे, कि उसने क्या छोड़ा तो पीटा वो,
भाई कैच छूट गया तो 3 छक्के दे देगा। 2 टप्पे में बॉल फेंक रहा, 2 टप्पे में फेंका और उसने दूसरे माले में बजा दी बॉल वहां से। चलो ठीक है, इसमें लिखो यार कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन लिखिएगा। हाँ वार्नर यार वो आउट था ही नहीं, पता नहीं क्यों गया हो। कंक्लूजन लिखना, द लैक ऑफ मेंबर इज कंपनसेटेड, द लैक ऑफ मेंबर इज कंपनसेटेड, द लैक ऑफ वन मेंबर लिखना, द लैक ऑफ वन मेंबर इज कंपनसेटेड by an additional horizontal reaction, by an additional horizontal reaction, additional horizontal reaction. Finally, the truss is classified as, finally the truss is classified as stable and determinate. Finally the truss is classified as stable and determinate. ठीक है, ये ट्रस का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 1-2 क्वेश्चन इसमें आप कर लेते हैं, हम इसमें इसके बाद बाकी आपका ये पार्ट निकल गया ऑलमोस्ट। ये सपोर्ट सीधा ही है, टेढ़ा लग रहा है, उधर हो जाएगा इससे। इस ट्रस को बताना कि ये आपकी ट्रस स्टेबल है या अनस्टेबल ट्रस है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये ट्रस है एक, तो एक ट्रस आपकी क्लासिफाइड। दूसरा क्वेश्चन इसमें, सॉरी बन गया। पहला वाला स्टेबल आ रहा है, अच्छे से देख लो एक बार, स्टेबल ही आ रहा है ना। ये ट्रस है। ठीक है, अब जरा इसमें बताना मुझे ये ट्रस आपकी क्या क्या निकल के आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये जगह अगेन ए सी डी ई एफ। 3 क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, जरा लगाना कंसेप्ट। पहला वाला क्वेश्चन बताना जरा मुझे क्या आ रहा है पहला, डिटर्मिनेट एंड
स्टेबल, स्टेबल मैंने आपसे बताया था ना, कुछ एक दो कंडीशंस हैं सपोर्टेड। डीएस अगर इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, तो डिटर्मिनेसी इंटरमिनेसी तो आपने निकाल दी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डीएस के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये ट्रस आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है। यहाँ पे जरा देखना, तुम लोगों को मैंने कल ही कहा था कि आपको एक कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन बोली थी मैंने आपसे? नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल। पहले वाले केस में देखना जरा, यहाँ पे नॉन कॉन्करेंट है, नॉन कॉन्करेंट तो है ही ना, और नॉन पैरेलल भी है ही, तो आपके स्टेबल हो गई। मेरे ए डी देखो, ये डी ई देखो, ये एफ सी रिएक्शन तो ये ऐसी ट्रांसफर होगी, है ना। जब रिएक्शन ट्रांसफर ऐसे होगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जरा देखना, ये मिलेगी नहीं मिलेगी किसी एक पॉइंट पे आके, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेगी ना। तो जैसे ही अगर लोड आपका इस डी ई एफ वाले पैनल में आएगा तो ये रोटेट कर जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये आपकी अनस्टेबल ट्रस है, इसमें डिटर्मिनेसी निकालने की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। मैंने कल आपसे क्या बोला था, आप लोग सिर्फ ऐसा काम करिए पहले कि आपको देखना है कि रिएक्शंस पैरेलल और कॉन्करेंट, अगर ऐसा आ गया तो आगे कुछ करना ही नहीं आपको उसके बाद, ठीक है। तो डिटर्मिनेट अगर उसके बाद पूछेगा तो अलग बात है, नहीं तो निकालना मत उसको, ठीक है। तो ये ट्रस क्या होगी आपकी, इस पॉइंट के अबाउट, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट क्या होगी, ये ओ पॉइंट के अबाउट ये आपकी अनस्टेबल होगी ये ट्रस, ठीक है। ये ट्रस आपकी ओ पॉइंट के अबाउट, तो जैसे ही लोडिंग आपकी डी ई एफ वाले पैनल में पहुंचेगी तो ये ट्रस आपकी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तीनों फोर्सेस का सेम है, तो ट्रस आपकी रोटेट कर जाएगी किसी भी डायरेक्शन पे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपकी इसकी डायरेक्शन क्या है, ये या ये रोटेशन, ठीक है। तो ये केस आपका पहला वाला केस है, तो ये आपका अनस्टेबल ट्रस है। ये अनस्टेबल ट्रस है, ठीक है, अनस्टेबल ट्रस है। इसमें केस आपका अगर देखोगे तो केस आपका ये वाला केस बन के आ रहा है, ये केस आपका यहाँ वाला ये केस बन के आ रहा है इसमें, ठीक है। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट, ठीक है, पता चल गया। पहला अगर ये दोनों अगर आपके नहीं है, ठीक है, अगर ये दोनों चीजें अगर फॉलो नहीं हो रही है, कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल वाला, इन चीजों में आपकी ट्रस अगर सही है, तो सेकंड केस में उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे फिर निकालिए डिटर्मिनेसी। अगर डिटर्मिनेसी उसके बाद पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ट्रस आपकी स्टेबल है फिर, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है यहाँ पे, इस टाइप से आपको इन क्वेश्चन को डील करना है। हाँ हाँ, तो अगर जीरो आएगी तब भी स्टेबल है, नेगेटिव आएगी तब अनस्टेबल होती है, ठीक है। एडी, हाँ, रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स अब रिएक्शन है ना, रिएक्शन ये ट्रांसफर कैसे होगी, ऐसे तो ट्रांसफर होगी इसमें, ट्रांसफर ट्रांसफर का देखो ना इसमें, किस पे, हाँ, ए बी और एसी पे ट्रांसफर नहीं देखना ना हमें, यहाँ पे जस्ट कॉन्करेंट देखना है कि जो आपकी रिएक्शन है कहीं पे कॉन्करेंट हो तो नहीं रही है कहीं पे, वो चेक करना है हमें। ए बी और एसी पे अगर देखोगे आप, तो ए बी एसी पे तो कॉन्करेंट आपकी होगी नहीं, ए बी और एसी पे एक पॉइंट पे मिल सकती है, लेकिन एसी वाला पॉइंट, तीन मेंबर के आपकी फोर्सेस जो है वो कॉन्करेंट होंगे, तब जाके रिजिड बॉडी रोटेशन होता है, कल आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे दो मेंबर का तो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन थर्ड मेंबर तो आपका अलग डायरेक्शन पे है ना। हाँ, किस पे, ईडी, ये वाला मेंबर, ये बीई मेंबर पे रिएक्शन कैसे आ रही है ऊपर पे, निकालना पड़ेगा ना, जॉइंट इक्विलिब्रियम करोगे। अब ये चीज तो ट्रस्ट में पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम पे कैसे आएगा रिएक्शन बोल, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट इक्विलिब्रियम करोगे तो ये रिएक्शन भी निकल जाएगी, ये तो इजी चीजें हैं। आप जॉइंट इक्विलिब्रियम से निकाल सकते हो, मेथड ऑफ सेक्शन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो भी जैसे भी आपको निकालना है। हाँ, लाइन ऑफ एक्शन आपका सेम रहने वाला है तीनों का, वो चीज देखना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोडिंग के बिना आपको रिएक्शन कैसे आ रही क्या आ रही, वो तो बात का पॉइंट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन का खेल है। अगर लाइन ऑफ एक्शन अगर आप समझ गए रिएक्शन का, कि लाइन ऑफ एक्शन अगर आपका एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तीन फोर्सेस का, तीन रिएक्शंस का, इसका मतलब वो रोटेशन अकर कर जाएगा उस पॉइंट। डायरेक्शन आप ले लो ना, नीचे की तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन तो एक ही है ना। लाइन ऑफ एक्शन आपका देखो, लाइन ऑफ एक्शन तो होता क्या है, डायरेक्शन ये लो या ये लो, लाइन ऑफ एक्शन तो यही रहने वाला है ना, लाइन ऑफ एक्शन में चेंजेस थोड़ी ना आने वाले हैं कोई, है ना। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा तो यानी उसका मतलब किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट, अगर इस पॉइंट के अबाउट ना भी हो तो किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन अगर करेगा ही करेगा। अगर तीन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा ही करेगा उसके बाद, भले आप उसकी डायरेक्शन लेफ्ट, जैसे मैं ये ले रखी मैंने, ये लो, या उसके अलावा आप कोई दूसरी डायरेक्शन लो, ठीक है।
क्लियर है सबको? अब जरा दूसरा दूसरा क्वेश्चन बताना यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का ड्रॉ करेंगे तो तीनों का देखो अलग अलग है अब, ठीक है ना? दो का मीट कर सकता है, दो का भी मीट नहीं कर रहा है यहाँ पे तो, ठीक है, मीट कहीं पे नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये आपकी ट्रस होगी स्टेबल ट्रस, स्टेबल ट्रस आपकी ये होगी, ठीक है। फोर्सेज निकालना अभी पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक वही है आपका, ठीक है, स्टेबल ही हो गया। इसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर देखिए, अब ये बताना जरा। डिटर्मिनेट तो रहने दो, आप जस्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बताना। तो यहाँ पे आप लिख देना 3 रिएक्शंस आर कॉन्करेंट एट O, 3 reactions are concurrent at O, 3 reactions are concurrent at O, so 3 reactions are concurrent at O, so rigid body rotation takes place. टेक्स प्लेस। कल आपने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पे, मैंने बोला था कि अगर लोडिंग कंडीशन नहीं दे रखी आपको तो जनरल लोडिंग कंडीशन आप लोग लेके काम करोगे। तो इस क्वेश्चन में देखो जरा, इसमें लोडिंग कंडीशन नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि आप कभी मत सोचना कि ये रिएक्शंस आपकी उल्टी भी हो सकती है। आपको जो पॉसिबिलिटी है उस पॉसिबिलिटी पे काम करना है इसमें, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों रिएक्शन आपकी ऐसी आ सकती है एक पॉइंट पे, ठीक है ना। अगर पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन दे देता अगर आपको, ठीक है, तो उस केस में क्या पता रिएक्शंस की डायरेक्शन अगर आपकी तीनों की अलग अलग हो गई, तब प्रॉब्लम्स, तब ये कंडीशन क्या पता ना बने उस केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपको लोडिंग कंडीशन नहीं दी है, जस्ट जनरल कंडीशन में अगर आपको काम करना है, तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि ओके अबाउट आपकी ये रोटेशन अगर कर सकती है, ठीक है। तो जनरल आपका इन चीजों में काम करना है आपको, सिंपल सी बात है, तभी आपका ये रिजिड बॉडी रोटेशन इसमें अगर किया, ठीक है। ये स्टेबल है। अब थर्ड वाला देखना यहाँ पे, ये क्या है, थर्ड वाला भी स्टेबल है, लिख दूं स्टेबल इसको भी, क्यों स्टेबल है ये? क्यों? कॉन्करेंट है भाई यहाँ पे भी। फोर्सेस जरा देखो, फोर्सेस जरा देखो, फोर्सेस जरा देखो, कहाँ पे मीट कर रहे हैं? एफ पॉइंट पे। अगर ये तीनों फोर्स आपके एफ पॉइंट पे मीट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये आपका इस एफ के अबाउट रोटेट कर जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कॉन्करेंट वाला कंसेप्ट है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि तीन जो रिएक्शंस हैं आपकी, तीन रिएक्शंस, वो तीन रिएक्शंस कभी भी एक पॉइंट पे आपके मीट नहीं करना चाहिए। अगर मीट कर गया, इसका मतलब ये आपका अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है बिकॉज, ठीक है। अब देखिए है क्या, आप बोलोगे सर इसमें तो दो रिएक्शन भी हो सकती हैं, है ना, लेकिन ध्यान रखना भाई इसमें दो रिएक्शन होंगी नहीं कभी। ये सारे पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे पिन जॉइंटेड आपके स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, अगर ये दो पिन है तो इसका मतलब क्या है, इन दो पिन के बीच में ये मेंबर क्या होगा, लिंक होगी, और लिंक सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स कैरी करती है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सियल फोर्स ही आना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सियल फोर्स ही आना है, और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सियल फोर्स ही आना है। और ये एक्सियल फोर्स अगर तीनों एक्सियल फोर्स किसी एक पॉइंट पे मीट करके, इसका मतलब वो रोटेट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अनस्टेबल बिकॉज ऑल द लिंक रिएक्शंस meeting at point F, बी या डी में, बी या डी पे कोई रिएक्शन, उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ तीन रिएक्शन पे काम करना है। यहाँ पे जाएंगी नहीं जाएंगी वो बात की बात है। अगर आपको कहीं पे दिखता है कि तीन रिएक्शन अगर आपकी एक पॉइंट पे मीट करती है, तो चौथी पांचवी रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा कोई फर्क नहीं है, वो बॉडी रोटेट करेगी ही करेगी उसके बाद, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर आपकी तीन सपोर्ट रिएक्शंस या तीन मेंबर की रिएक्शंस अगर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, इसका मतलब वो रोटेट करेगा ही करेगा स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है। अब बी डी पे फोर्स जाएगा, बी एफ पे फोर्स जाएगा नहीं जाएगा उसका मतलब नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है कि बी एफ पे फोर्स जाएगा या नहीं जाएगा उससे, ठीक है। अगर तीन फोर्सेज अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे फोर्स होगा भी तो खुद ही सोचो एक बार कि ये बी एफ वाला फोर्स कम होगा ना, नहीं होगा कम,
ये बीएफ वाला फोर्स, इन तीनों फोर्स अगर समेशन करो एक बार, इनसे मोमेंट निकालो और इससे मोमेंट निकालो, तो कौन सा ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली बात है, ये तीन फोर्सेज हैं उनका मोमेंट ज्यादा आएगा, तो फिर भी रोटेट तो करना ही है उसने, ठीक है। तो वो लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, उसको देखना नहीं है आपको इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये हो गए आपके क्वेश्चन। बाकी इसके अलावा सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं इससे पहले आपके एग्जाम में। तो बस ये चीजें थी इनके कॉन्सेप्ट, इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है इनमें क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार घर में सॉल्व करोगे। इसके अबाउट, डी के अबाउट कैसे कॉन्करेंट है? नहीं भाई, अगर लाइन ऑफ एक्शन इनका चेक करोगे तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो कहाँ पे कॉन्करेंट आ रहा तीनों एक के अबाउट? लाइन ऑफ एक्शन चेक करो ना फोर्सेस का, जब फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन चेक करोगे, लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये फोर्स देखो, ये फोर्स देखो, ये फोर्स देखो। अब जरा देखना, दो फोर्स तो चलो मीट कर गए, ई और ये डी वाला, ये फोर्स तो आपके मीट कर गए, लेकिन ये वाला फोर्स कहाँ मीट कर रहा? तीनों मिलने जरूरी है, दो मिलेंगे तब भी काम नहीं होगा, तीन के तीन फोर्सेस मिलने चाहिए तब जाके रिजिड बॉडी रोटेशन अकर करेगा। तो यहाँ पे वो चीज तो कंडीशन बनी नहीं रही है ना, समझ गए? ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ पे दोबारा समझाना है कोई पॉइंट? कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। फाइनली दो क्वेश्चन फ्रेम के कर लेते हैं, बाकी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। फ्रेम में ऐसा कुछ ऐसा नहीं है अब। किस पे, किस पे दो रिएक्शंस हैं? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्यों नहीं हो सकता इसमें? ए पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्यों नहीं हो सकता है? ए पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना। वो गया एक रिएक्शन, जाएगा एक, लेकिन ए पे हो तो दो सकते हैं ना, यहाँ पे ये लिंक थोड़ी ना ए। कल किसी ने प्लास्टिक एनालिसिस का क्वेश्चन भेजा था, कौन था? आपने? किसने? प्लास्टिक एनालिसिस वाले आप थे? अच्छा, वो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आ रही थी, हाँ। वो क्वेश्चन एक्चुअली ना डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली, उसमें हमने क्या क्या करना था, कॉन्टिन्यूस बीम मैंने पढ़ाया था शायद ना, कि कॉन्टिन्यूस बीम में अगर लोड लगे होंगे तो इंडिविजुअल स्पैन्स का आपका जो आएगा, इंडिविजुअल स्पैन्स का जो कोलैप्स लोड आएगा वही आपका क्या होता है, कोलैप्स लोड होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी ना शायद, कराया था क्वेश्चन इस टाइप के। हो जाएगा ना इंडिविजुअल। आपका बीम क्या थी, देखो ये बीम थी ना, ये आपकी बीम थी, ठीक है। इस टाइप से कोई बीम थी, L/2 पे ये लग रहा था आपका लोड, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इस केस में क्या होगा, आपको कुछ नहीं निकालना, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, मैंने बोला था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो ध्यान करिए, बस इंडिविजुअल आप क्या कर लीजिए, इंडिविजुअल आप वो बना लीजिए, ठीक है। इंडिविजुअल यहाँ पे मैकेनिज्म बना लीजिए और इसके बेस पे आपको क्या करना है, कोलैप्स लोड निकालना है। तो जब इस वाले की बनाओगे कोलैप्स, यहाँ पे तो बनेगा भी नहीं, ऑब्वियसली बात है, लोड ही नहीं है, तो एक्सटर्नल वर्क डन ही जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है जीरो आ जाएगा, तो इम्पॉसिबल मैकेनिज्म हो गई है। तो मैकेनिज्म पॉसिबल कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली मैकेनिज्म पॉसिबल है ना। जब ये मैकेनिज्म पॉसिबल है तो इसके बेस पे क्या हो गया, ये देखिए। अब देखिए, मैंने बोला था जो इंटरमीडिएट आपका हिंज सपोर्ट है वो आपका फिक्स सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट जो आपका सपोर्ट आता है इसमें रोटेशन, दो मेंबर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दो मेंबर एक पॉइंट पे मीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट भी आएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूस बीम सॉल्व करते हो तो कॉन्टिन्यूस बीम के जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं वहां पे हर पॉइंट पे आपका मूवमेंट आता है, नेगेटिव मूवमेंट रहता है एंड सपोर्ट को छोड़ के, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बीम के, जैसे ये कॉन्टिन्यूस बीम है, ये कॉन्टिन्यूस बीम है, अगर इस कॉन्टिन्यूस बीम के एंड सपोर्ट्स को छोड़ के इन दोनों सपोर्ट्स में आपका मूवमेंट आता है, अगर आप एसएफडी बीएमडी सॉल्व करोगे इनका तो ये निकल के आता है। यानी मूवमेंट आ गया, इसका मतलब क्या है, इन सपोर्ट में आपका मूवमेंट आ गया तो फिक्स सपोर्ट बन गया हो, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका फिक्स सपोर्ट, और यहाँ से क्या बन गया, ये प्रोप्ड कैंटिलीवर, प्रोप्ड कैंटिलीवर विद सेंट्रल पॉइंट लोड। इसके लिए 6 MP/L तो निकाल रखा था आपने, तो आंसर क्या है इसका, यही होगा, ठीक है ना। तो इस इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है। आप अगर इनमें प्रॉपरली सारी चीजें करना की कोशिश करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, इसीलिए हमने ये कर रखा था। मैंने जब अब ये होता, अगर बाई चांस ये होता इसमें, यहाँ से ये लोडिंग लगा दी होती तो फिर क्या करते, अब इन दोनों का निकालते, ठीक है। ये प्रोप्ड कैंटिलीवर विद यूडीएल हो गया, ठीक है, और ये आगे वाला प्रोप्ड कैंटिलीवर विद सेंट्रल पॉइंट लोड, इन दोनों में से जिसका कम आता वो ले लेते। इस केस में भी आपका उसी का कम आएगा, क्योंकि इस वाले का कितना होता है 11.656, हाँ, W/L² जो भी होता है वो, ठीक है। तो ये चीजें निकल के आती है MP/L², ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है, क्लियर है? ये क्वेश्चन शायद एक करा रखे एग्जाम, आपके नोट्स खोलना, करा रखे क्वेश्चन है,
ठीक है, और वैलिड किस में होगा? सिर्फ कॉन्टिन्यूस बीम के केस में, ठीक है, जिसमें आपके 2 से ज्यादा सपोर्ट होंगे उस बीम में वैलिड होगा ये चीजें। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? आगे बढ़े, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इनमें? तो क्वेश्चन अगला देखिए फ्रेम्स के लिए, अगला देखिए लास्ट में आपका फ्रेम्स। फ्रेम्स के लिए अब ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है खास खास, ठीक है। फ्रेम्स ऑलवेज वैसे देखा जाए तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि फ्रेम आपका स्टेबल रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेंबर आपके दोनों रहते हैं उसमें, तो हर एक पॉइंट पे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, आपका एक्सियल फोर्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी देता है स्ट्रक्चर को। तो सबसे स्टेबल अगर कोई स्ट्रक्चर होते हैं तो वो आपके फ्रेम ही होते हैं, ठीक है। कम चांसेस होते हैं कि फ्रेम आपका अनस्टेबल हो, ठीक है। जैसे कैसे आपका फ्रेम अनस्टेबल हो सकता है या स्टेबल हो सकता है, देखते हैं जरा इनको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं इसका सीधे क्वेश्चन में देखना, क्लासीफाई। क्लासीफाई में आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, इस टाइप का क्वेश्चन है एक, देखिए जरा। ठीक है, इसको बताना जरा, ये स्टेबल है या अनस्टेबल स्ट्रक्चर है? अनस्टेबल क्यों? 3 रिएक्शंस यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका हो सकता है अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अगर अनस्टेबल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपकी 3 रिएक्शंस यहाँ पे पैरेलल है, एक साथ पैरेलल है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए नीचे, अनस्टेबल, ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल। हाँ, फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शंस होंगी, तो चलो ठीक है, इस साइड के वाले को तो उसने रोक दिया, लेकिन आगे जाने वाले को थोड़ा ना रोक पाएगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप बोलोगे कि नहीं जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, अगर ये है, जैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल लोड आएगा तो ये आगे की ओर निकल लेगी। अगर यहाँ से इधर की ओर रहती है, हॉरिजॉन्टल लोड यहाँ की ओर रहता है, तब तो ये फिक्स सपोर्ट वाला जो रिएक्शन है रोक सकता है, ठीक है, उस केस में, लेकिन आगे वाले में नहीं रोक पाएगा ना। ठीक है, अनस्टेबल, ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल लिख देना इसको, ठीक है। सेम केस में ठीक है, सारे क्वेश्चन सोचने वाले हैं, अगर आप ढंग से सोच लोगे तो इजी पड़ जाएगा आपको। इसका जैसे डिटर्मिनेसी बताना मुझे निकाल के, और डिटर्मिनेसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे आप ये भी निकाल के बताना, इसकी डिटर्मिनेसी भी मुझे निकाल के बताना, और साथ में हाँ, डिटर्मिनेसी 2 आ रही नहीं, साथ में स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी बताना। ये इंटरनल हिंज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है टॉप में, नहीं हाँ, ये आपका अनस्टेबल आ रहा है, देखिए लग रहा है क्या होगा ये स्ट्रक्चर, स्टेबल या अनस्टेबल? डिटर्मिनेसी नहीं, डिटर्मिनेसी 12, डीएस, डीएस 4 आ रही, हिंज वाला घटा रहे हो, घटा रहे हो ऊपर वाला, आगे का टॉपिक जाते जाते पीछे का भूल जाते हो। इस सेट ऑफ क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर रखे क्लास में, कितनी आ रही है? जितना आ रहा है उसका आपका ना 20-25 गुना ज्यादा जा रहा है, 20-25 है, पता नहीं कितना गुना ज्यादा आ रहा है, कितना? डीएस निकाल लो क्या? सही सपोर्ट कंडीशन में सही लिखी इसमें, फिक्स हिंज रोलर, रोलर ऊपर जॉइंट लगा हुआ है और टॉप में
इसको सपोर्ट तो कंसीडर नहीं कर रहे हो इसको, ये सपोर्ट है क्या? हाँ, कट ढंग से लगाना, वो जॉइंट है, रूलर इंटरनल रूलर जॉइंट है। अब जरा निकालना। ऑनलाइन अगर किसी की आ रही है तो बता सकता है। इंटरनल इसकी मैंने बोला डिटर्मिनेसी निकाल के बताइए टोटल कितनी। सारे आंसर निकाल दिए तुम लोगों ने, जो आंसर है वो पहुंचे नहीं हुआ। क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या लगाया फॉर्मूला? काइनेमेटिक तो नहीं निकाल रहे हो तुम लोग, क्या निकाल रहे हो? 3c माइनस आर 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 6c, वही तो कह रहा हूँ 3c है। अबे 2D फ्रेम है यार भाई, 6c कहाँ लगा रहे हो तुम लोग? आप नहीं, नहीं, 2 कट लगेंगे। कटाओगे क्या? क्या कटाओगे क्या? पहली चीज क्या घटाने वाले हो? पहला तो अननेसेसरी रिएक्शंस घटाओगे। दूसरा आप घटाओगे यहाँ पे जो जॉइंट्स में आर आर है, आर आर 2 जगह घटेगी, एक तो यहाँ पे एक वहां पे, और अननेसेसरी रिएक्शंस यहाँ दोनों पे घटेगी। अब जरा निकालना। एक एक का डन नहीं है। 1 -1 लिख रहा है क्या मोहित? का -1 आ रहा है। किसका 0 आ रहा है? अब जाके आंसर सही आया 0। मतलब माइनस में, यहाँ माइनस में भी निकाल दी, प्लस में सारे 15-16 तक। इतना 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 टाइम लगा है तुम लोगों ने इतना सिंपल क्वेश्चन करने में। कुछ था थोड़ी ना इसमें। यहाँ देखना जरा, अगर आप इसमें निकालोगे तो देखो, एक कट ये लगा, एक कट ये लगा, इसके अलावा कोई कट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई कट नहीं लगेंगे, 2 कट में आपका काम बन जाएगा। तो है क्या 3 × C, 3 × 2 माइनस माइनस अननेसेसरी रिएक्शंस घटानी है आपको। तो अननेसेसरी रिएक्शंस आपकी -1 और ये -2। ठीक है, तो -1 -2। अब यहाँ पे इसके बाद घटाना है आपको रिएक्शन रिलीजेस जो आपकी हो रही है उनको घटाना है। तो रिएक्शन रिलीजेस आपकी यहाँ पे कितनी होती है? एक एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, 2 जीरो होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर आर आपका 2, इस केस में आर आर कितना हो गया 1, समेशन ऑफ मोमेंट -1। ठीक है, मेंबर -1 सॉरी। ठीक है, मेंबर -1 तो आपका कितना हो गया 1, तो 2 1 कितना आ गया 0 ना। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट, अब डिटर्मिनेट देख के लग रहा है कि स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है। ठीक है, अब जरा एक बार देख लो स्ट्रक्चर में जो रिएक्शंस आपकी हैं। रिएक्शंस आपकी कोई पैरेलल आपकी रिएक्शंस तो है नहीं। ठीक है, 3 रिएक्शंस अब पैरेलल यहाँ पे होंगी, लेकिन ये रिएक्शंस के साथ साथ इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी हैं, 3 नहीं है, ओनली 3 नहीं है। ठीक है, ओनली 3 रिएक्शंस नहीं है, ज्यादा रिएक्शंस है इसमें। तो वो केस तो है नहीं। दूसरा, ये मेंबर इससे पहले नीचे निकल के आ गया था यहाँ से। अब यहाँ पे एक तो हिंज लग गया, हिंज लग गया तो एक्सियल फोर्स रोक देगा इसको। दूसरा, ये जो हिंज सपोर्ट है इसकी रिएक्शन भी तो काउंटर करेगी ना। अब यहाँ पे जो हिंज सपोर्ट है, हिंज में आपकी 2 रिएक्शंस होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल जो ये रिएक्शन यहाँ से आ रही, ये रिएक्शन काउंटर करेगी इस वाले के किसको, मूवमेंट को। ठीक है, तो या तो ये इंटरनल हिंज रोक देगा या ये सपोर्ट रिएक्शन रोक देगी, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है सपोर्ट रिएक्शन पे ये रोक देगा। तो इसके अलावा राइट साइड जा नहीं सकता है, राइट साइड में पूरा स्ट्रक्चर आपका फिक्स है। तो जब स्ट्रक्चर फिक्स है राइट साइड, लेफ्ट साइड में सॉरी, तो स्ट्रक्चर जब आपका फिक्स है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ तो उसका मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल वहां था, वो भी आपने रुकवा दिया, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हिंज में क्या होता है, हिंज की प्रॉपर्टी क्या होती है, मोमेंट इक्वल टू 0, उसमें शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स रहता है ना। तो यानी एक्सियल फोर्स यानी ये वाला फोर्स तो है इसमें प्रेजेंट ना। जब ये फोर्स है तो ये फोर्स रोक नहीं देगा एक्सियल फोर्स। अगर इसके बदले रोलर होता इस, फिर क्या होता है, अगर रोलर रोलर होता तो अनस्टेबल हो जाता उस केस में। ठीक है, 3 रोलर्स आपके पैरेलल हो जाते हैं ना उसके बाद। ठीक है, लेकिन हिंज में आपका रोक सकता था हिंज वाला रिएक्शन भी, लेकिन उसके बाद 3 रिएक्शन पैरेलल वाला हो गया ना केस, उसके बाद आपका अभी यहाँ पे क्या है, अभी इस केस में देखो 3 रिएक्शन पैरेलल है नहीं। यहाँ पे आपका क्या है, ये रिएक्शन है, कौन सा, हाँ जॉइंट पे रिएक्शन तो है ना, जॉइंट पे रिएक्शन तो है आपकी। इस जॉइंट में एक ही रिएक्शन आती है, वर्टिकल रिएक्शन। अगर इस जॉइंट की मैं बात करूं तो इस जॉइंट में सिर्फ एक ही रिएक्शन आपकी अकर करेगी, दैट इज द वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी रिएक्शंस कितनी है देखो जरा, यहाँ पे ये रिएक्शंस है अभी। ठीक है, अभी के टाइम पे ये रिएक्शंस है। देन अगर आपका यहाँ पे
अगर हम यहाँ पे रोलर लगा दें, जस्ट आपको रोलर लगा दें, तो रोलर लगाने के बाद क्या हो जाएगा ये रिएक्शन हट जाएगी, 3 रिएक्शन आपकी पैरेलल होगी। लेकिन अभी भी यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा हुआ है जो कि इसको स्टेबिलिटी दे सकता है। ठीक है, हिंज सपोर्ट जो लगा हुआ है वो इसको स्टेबिलिटी अभी भी दे सकता है, क्योंकि एक्सियल फोर्स तो अभी भी लगा हुआ है ना वहां से ऊपर से, तो ये मेंबर नीचे की ओर अभी भी नहीं आएगा जित मेरे हिसाब से, तो ये स्टेबल ही रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर यहाँ पे आप हिंज लगा दोगे तो हिंज, तो एक्सियल फोर्स तो हिंज में रहता ही है ना, हिंज में एक्सियल, ओके नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है, हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा ही नहीं उस केस में ना। उसके बाद अगर रोलर लगा दिया अगर आपने, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आना ही नहीं फिर उसके बाद, क्योंकि जब ये वर्टिकल फोर्स ही वर्टिकल फोर्स है तो ये मेंबर में फोर्स जीरो हो जाएगा। जब उस मेंबर में फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है, ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस केस में स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल होगा। इससे पहले वाला केस जो करा है उसमें स्टेबल कर देना, स्टेबल इससे पहले वाले केस में। ठीक है ना, इससे पहले वाले केस में क्या थी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मेंबर में हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा था। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ही नहीं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कहां से आएगा उसमें। ठीक है, हाँ 3C माइनस आ रहा, तो ये इंटरनली डिटर्मिनेट है ना भाई, इंटरनली डिटर्मिनेट है, एक्सटर्नली भी। जहां पे क्लोज लूप नहीं आएगा, सी की वैल्यू जीरो लेनी है, इसका मतलब क्या है, वो आपका इंटरनली डिटर्मिनेट है। ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री, ओपन स्ट्रक्चर लाइक ट्री इज ऑलवेज डिटर्मिनेट। एक्सटर्नली निकालोगे तो एक्सटर्नल आपका आर माइनस एस से निकालोगे, जो कि आपका कितना निकल गया आ रहा है इस केस में भी, इस केस में जीरो आ रहा होगा वो चीज। 3 3 6, क्या कौन सा सपोर्ट था, इन सपोर्ट है ना, यहाँ पे 3 और 3 6 रिएक्शन आ रही हैं। 6 रिएक्शन के साथ आपकी 2 यहाँ पे आर आर, एक आर आर, 3 हो गई है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी 6 हो गई, तो 6 माइनस 6 जीरो, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो कैसे। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया ना कैसे डील करना है क्वेश्चंस को। पहला वाला क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेट एंड स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर ना, ये होगी आपकी पहली यूनिट कंप्लीट। ठीक है, अब ये जितने क्वेश्चन हमने लगा रखे मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, इतने में आपके कॉन्सेप्ट इतने होने चाहिए कि अब एग्जाम में कोई गलतियां ना करो। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर क्वेश्चन आप अलग नहीं करते हो, अलग, अलग से सॉल्व, तब भी मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करे गए हैं सॉल्व। ठीक है, अब पहली यूनिट लगाना, देखना पूरा मुंह पे ही पूरी यूनिट सॉल्व हो जाएगी आपकी, इतने टफ क्वेश्चन होंगे ही नहीं जो आपके इसमें आ रखे हैं एग्जाम में। ईएस गेट के उठा लेना आप लोग, क्वेश्चन सीधे बन जाएंगे। गेट में थोड़ा 2 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 3 क्वेश्चन उल्टे उल्टे पूछता ही होगा हमेशा, ईएस में नहीं रुकेगा कोई भी क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इजी सी यूनिट थी पहले वाली, देखो काफी इजी यूनिट है, टफ नहीं है। ठीक है, बस फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, डीएस डीके में कंफ्यूज नहीं होना। और आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन के आगे एग्जाम के लिए, समझ लो 3 क्वेश्चन आपके बन गए यहाँ से, आराम से 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अगर स्ट्रक्चर का वेटेज रहेगा तो आराम से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने। हाँ थ्योरी भी पूछेगा वो ये पूछ सकता है, जैसे मैंने पूछा था एक्सटर्नली डिटर्मिनेट क्या होता है, वो बोल देगा कि इंटरनल हिंज अगर हमने लगा दिया तो उस केस में क्या क्या कौन सा अनस्टेबिलिटी अगर करेगी, ये चीजें पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, या इसके अलावा और भी चीजें पूछ सकता है कि मेंबर फोर्सेस m इक्वल टू 2j-3 वाले से पूछ देगा कि इस केस में आपका स्ट्रक्चर स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, क्या रहेगा, मतलब थ्योरी यहाँ से बन सकती है, ढंग से पढ़ना पूरी यूनिट आप लोग। ठीक है ना, अब ये से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थ्योरी में ये क्वेश्चन जो करवाए यहाँ पे, थ्योरी जो करवाई गई है वो थ्योरी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आपको ईएस के प्रीवियस ईयर में दिखेंगे, आप साथ स्टेटमेंट बना के रखे हुए उन्होंने पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये मोर देन सफिशिएंट इसमें कंटेंट दिया है इसमें। ठीक है, इससे ज्यादा गलतियां अब एग्जाम में यूकेपीएससी की नहीं, ए और आपका गेट, मतलब ईएस और गेट सॉरी, वहां भी अगर आप प्रॉपरली अगर जाओगे तो ये क्वेश्चन वहां भी बना के आ जाओगे आप लोग। ठीक है, पूरा कंटेंट दिया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें आप लोगों का। ठीक है ना, तो नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है ट्रस। अब अगली यूनिट आपकी आती है ट्रस। आ रही समझ में स्ट्रक्चर ना, तब तो नहीं लग रहा। एग्जाम डेट आ गई क्या, हाँ यूपी की तो आ गई, हाँ यूपी की तो देखा था, आ गई, हाँ जनवरी में होना चाहिए, हाँ होगा जनवरी में। जनवरी, हाँ जनवरी में। किससे,
हाँ, यूपी का पेपर देखिए आना, घर आके उसका पूरा सॉल्यूशन ऑनलाइन लगा लेना कहीं से, 20 क्वेश्चन पहले वो वहां से देंगे, तब जाके पेपर बनेगा उनको पूरा। ये क्या हो गया यहाँ पे, पूरा धुंधला आ रहा है, कैसे आ रहा धुंधला? मेरे को नहीं, मेरे को मैं धुंधला नहीं आ रहा, मैं तो अपने आप आता हूँ, ये इसमें लिखा हुआ है। हल्का सा। क्या होता है क्या? नहीं नहीं, मैंने ना, ठीक है ठीक है, इतना ब्लर नहीं है, नहीं आ रहा है। इससे पहले तो बहुत क्लियर आ रहा था थोड़ी देर पहले ना, अभी तब भी हुआ है। अभी आपका स्ट्रक्चर हो गया, अभी हिंदी होने के बाद फिर नॉन टेक तो आपकी पूरी हो गई ना, पूरी नॉन टेक हो जाए, टेक्निकली बचती है उसके बाद तो। नॉन टेक पूरा नहीं हुआ है? जीएस 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 बचा है, इंग्लिश। हाँ। क्यों, जीएस तो वो कंप्लीट करके गए ना, जीएस तो कंप्लीट हो गया करते। हाँ? कल हुई है से, कल 24 तारीख से, तो फिर तुम्हें गेट वाले के साथ बैठा के, यस वो इन्वायरमेंट है। गेट में भी तो एयर पॉल्यूशन तो, अच्छा तुम्हारा एयर पॉल्यूशन का पार्ट काफी मतलब वाइडर है ना। एयर पॉल्यूशन तुम्हारा क्या, ब्लूम ब्लूम तो है, वही होगा, उसके अलावा भी है क्या? ईएस का, ईएस से ज्यादा थोड़ा ना होगा, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला कर रखा होगा एक तो, ये क्या बोलते हैं ना, जो सैनिटरी मेथड्स है ना, कौन सी मेथड्स हैं वो, एक तो डालते हैं यार, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे डालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं उसको, कंपोस्टिंग तो है ही यार। अरे नहीं यार, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मेथड्स है ना 4-5, डिस्पोजल मेथड्स, हाँ वो 4-5 मेथड। हाँ, इंडोर बैंगलोर मेथड तो है ही, वो कंपोस्टिंग की मेथड तो है इंडोर बैंगलोर तो, लेकिन उसके अलावा भी मेथड है ना, पहली वाली सैंड कुछ है, क्या बोलते ना यार, कौन इतने, हाँ? हिंदी में, हाँ बड़ा वही टाइमिंग का रहता है ना इश्यू अब। अच्छा, इरिगेशन, अब इरिगेशन तो बचा होगा। आरसीसी स्टील हुआ है, आरसीसी स्टील भी अभी, आरसीसी आपका तो नहीं हुआ अब स्ट्रक्चर। हाँ, 3 ही सब्जेक्ट है मेरे पास फिलहाल, तो यार 3 ही लेता हूँ। सोम तुम्हें अलॉट होगा, वो सोचो पहले, कराने को तो करा देगा कोई इंसान ना। सोम तुम्हें अलॉट होगा, डिप्लेशन वाला जो पार्ट है सोम का, तो तुमने चलो बोल ही दिया है, मैं वैसे लेने वाला नहीं था, लेकिन तुमने अपने सर को भिजवाने के बाद भी तुमने जब मेरे ऊपर डाल दिया, तो सोम वाला मैं डिप्लेशन वाला पार्ट करा दूंगा, मैक्सिमम पार्ट तो हमारा यहाँ कवर हो जाएगा डिप्लेशन का। एक मोमेंट एरिया मेथड बचेगी, डबल इंटीग्रेशन मेथड से एक क्वेश्चन कर लेंगे, करना होगा तो ठीक है, बाकी मोमेंट आएगी नहीं, लेकिन डबल इंटीग्रेशन मेथड जितना मुझे लगता है, काफी बड़ा कन्वेंशन है वो पूरा। वही चीज है ना, सोम आपकी अलॉट होगी नहीं होगी, वो बड़ी वो बात की बात है, वही तो बात है। हाँ? क्या, सोम तो पूरा आएगा, स्ट्रक्चर और सोम मिक्स करके आने वाली है ऑलमोस्ट, जितना मुझे लगता है पर्सनली, स्ट्रक्चर और सोम में आपका मिक्स करके ये ज्यादा ज्यादा आएंगे सोम के, क्योंकि 14 यूनिट है, तो अगर 14 यूनिट में से आपका अगर इनिशियल की यूनिट से 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आ गए ना, तो 15-17 क्वेश्चन आएंगे, इतने आएंगे। हाँ, 15-17 क्वेश्चन सोम से, 15 से 17 क्वेश्चन सोम से,
और 15 से 17 क्वेश्चन स्ट्रक्चर से। तो टोटल आपका 30 से 35 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा मिनिमम। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 50 पे जा सकते हैं दोनों लगा के। तो मिनिमम आपका जो वेटेज रहेगा 35 क्वेश्चन तक का वेटेज आप मान के चलो दोनों का लगा के। हाँ आराम से इतना तो मान के चलो। अदरवाइज जो पेपर बनाने वाला है फिर क्या बोलूं उसके बाद, अगर 35 क्वेश्चन नहीं देगा तो 35 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए दोनों से ना, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है। सो स्ट्रक्चर उन्होंने ऑलरेडी पूरा मेंशन कर रखा है सिलेबस में, तो आने चाहिए इतने क्वेश्चन तो यहाँ से, मुझे लगता है जितना पर्सनली। शायद स्ट्रक्चर का वेटेज कम कर दे हो कभी, अगर उसका किस्मत। हाँ नहीं, दोनों में से एक तो फेवरेट होगा ही ना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और सोम में से एक तो फेवरेट होगा ही, दोनों दोनों का ही, दोनों थोड़ा छोड़ देंगे। एक्चुअल में क्या है कि वेटेज इनका ऑलमोस्ट आपका रहता है, लास्ट टाइम आप भी कह रहे थे ना पिछली बार की, वेटेज आपका ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का रहता है इनका। तो 60 मार्क्स का वेटेज भी लगाओगे तो स्ट्रक्चर और सोम का लगा के फिर भी आपका 60 मार्क्स 30 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। और ये 30 क्वेश्चन ही करवाएंगे नहीं आप, क्योंकि देखो सॉइल ऑयल से क्वेश्चन थोड़े से इजी बनते हैं, उतने टफ नहीं बनते यहाँ पे, वो बना ले जाओगे आप। उसके बाद आपका क्या है, हाँ पहला वाला पेपर ना, ये पेपर आपका थोड़ा सा ना मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड पेपर है। अगर इसमें ढंग से आपने कर लिया ना मार्क्स, हाँ 3 अगर आपने स्टील, स्ट्रक्चर, सोम, आरसीसी, फ्लूइड। फ्लूइड इसमें है क्या? नहीं फ्लूइड अगले वाले में नहीं, फ्लूइड इसमें नहीं है यार। फ्लूइड भी इसी में है। फ्लूइड इसी में है। देखा ना, मुझे जितना याद जैसा आ रहा, फ्लूइड दूसरे उसमें जैसा लग रहा था। फ्लूइड में पार्ट बी नहीं, पेपर 1 में है फ्लूइड। क्योंकि भाई इन्होंने क्या कर दिया, पेपर 1 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर डाल दिया, ठीक है, स्टील डिजाइन डाल दिया, ठीक है, आरसीसी डाल दिया, ठीक है, सोम भी इसी में, 4 सब्जेक्ट ही हो गए पहले वाले पेपर में। फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में पूरा का पूरा एक पूरा इंजीनियरिंग है पूरी, पूरा देखो ना। फिर उसके बाद इरिगेशन डाल दी, डाइवर्जन एडवर्क कैनाल स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कैनाल, पूरी इरिगेशन डाल दी। उसके बाद 4 5 6 सब्जेक्ट हो गए। हाँ 6 सब्जेक्ट हो गए। फिर सॉइल और फाउंडेशन 7। इसमें सच में इन्होंने मजाक बना दिया इसका तो। हाँ पेपर 2 में जो इजी पड़ रहा है यार, आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इसमें रेलवे एंड हाईवे 2 सब्जेक्ट हो गए, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग पूरा का पूरा ही है। सर्वे दिखा नहीं रहा। अच्छा सर्वेइंग वो ऊपर वाले में हो गया, ये क्या नाम है, सिविल इंजीनियरिंग में। रेलवे एंड हाईवे में सर्वेइंग का भी लिखा इन्होंने। प्लेन टेबल सर्वेइंग इक्विपमेंट मेथड एंड सॉल्यूशन, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, एरर्स एंड प्रिकॉशन, ट्रायंगुलेशन, ग्रेड बेस्ड मेजरमेंट, सैटेलाइट स्टेशन, इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशन, एरर्स, लीस्ट स्क्वायर, जनरल मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, इंडिपेंडेंट अप्रोच। सच में अगर इनमें से क्वेश्चन डाल दिए ना, मैं तुम्हें एक आइडिया दूं, सर्वे का अगर चीजें अच्छे से करनी है, तुम्हें बताता हूँ मैं, सर्वे का चीजें अच्छे से करनी है तो तुम्हें आइडिया देता हूँ। जो यूपीपीएससी की प्रीवियस ईयर की बुक है ना, उसमें एक बार लेके आओ, उस लेवल से ऊपर तो क्या ही जाएगा। सर्वे के क्वेश्चन देखना एक बार उसमें, और गुप्ता गुप्ता लगाना। ये क्वेश्चन जो ये सिलेबस दिया हुआ है ना, इसके बेस पे क्वेश्चन आपको सिर्फ वही मिलेंगे, बाकी ईएस की प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है। हाँ एक दिन, अरे यार एक दिन वो गुप्ता को पकड़ो ना, एक दिन बैठाओ उसको सामने, पूरा सर्वे पढ़ा देगा तुम्हें वो। वही तो कह रहा हूँ, उसने पढ़ दिया है भाई, पूरा पढ़ा दे। आओ फिर ये ट्रसी पढ़ा दो, ट्रसी पढ़ा दो। क्योंकि यूपीपीएससी का मैंने जब प्रीवियस ईयर लगाया था प्रीवियस टाइम पे, तो उस टाइम पे उसका मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे थे, जबरदस्त क्वेश्चन है उसमें। और यही चीजें हैं जो ये सिलेबस में आ रखी हैं, जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, ये ट्रायंगुलेशन, 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्रॉब्लम, कर्व, सेटिंग आउट ऑफ कर्व, वहीं से क्वेश्चन दे रखे उन्होंने, सारे क्वेश्चन उसमें आ रखे हैं। हाँ क्वेश्चन उसमें अच्छे हैं, तो यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर लगाना सर्वे लगाने के लिए, अगर यहाँ का करना है। क्या पता उतना लेवल ना जाए, क्योंकि वहाँ तो टाइम पीरियड का अंतर रहता है ना, तो इतना ऊपर लेवल तो नहीं जाएगा। लेकिन चीज क्या है ना, अब छोटी छोटी चीज पूछ देगा। अगर हम लोगों ने देखो, जैसे स्टील में अगर कोई प्लास्टिक एनालिसिस का बड़ा सा क्वेश्चन कर रखा है, उसमें से एक छोटी सी चीज निकाल देगा ना, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए वो बड़ा आना चाहिए पूरा आपको। ये चीजें रहती हैं इनमें। छोटे क्वेश्चनों में यही प्रॉब्लम रहती है कि या तो आता है या नहीं आता है। बड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, कभी कभी क्या होता है आंसर के नजदीक पहुंच जाओ, आंसर लगा के आ जाओ। लेकिन थ्योरी में अगर छोटे क्वेश्चनों का घाटा एक ही होता है कि आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, गया मतलब। और
तुक्का मारने के लिए भी कभी लगता है कि यार इनमें से तुक्का सारे सही लगते हैं, मतलब लगाओगे क्या उसके बाद तुक्का उसके बाद तो तुक्का भी नहीं मार सकते हो। हाँ, स्ट्रक्चर में थ्योरी आएगी भाई। इंडिटर्मिनेसी देखो मैं बताता हूँ, 2 यूनिट तो ऐसी हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन, मतलब वैसे ना जितना मुझे लगता है पर्सनली, अगर यहाँ पे जिस लेवल से पढ़ाया जाए और सफिशिएंट अगर टाइम पीरियड अलॉट हो जाए ना, तो जितना ही यहाँ पे क्लास में आपका चलेगा, अगर आप प्रॉपरली लगाओ, और उसके अलावा एक बार आप ईएस के बोलता हूँ, ईएस के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आ रखे हैं, गेट में तो कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईएस में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो एक बार अच्छे से लगा लो ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा स्ट्रक्चर का, तो मुझे पर्सनली लगता है स्ट्रक्चर का जितना यहाँ पे कराया गया है, और ईएस का प्रीवियस ईयर। और इसके अलावा आप कुछ मत लगाना, गुप्ता के थोड़े क्वेश्चन देख लेना, गुप्ता में कुछ क्वेश्चन से उल्टे उल्टे डालते हो ना, पता नहीं कौन से डाल रखे उन्होंने, तो वो क्वेश्चन देख लेना, बाकी उसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना लेवल वो नहीं लेके जाएगा, बाकी हम लोग उससे ऊपर लेवल तैयारी कर रहे हैं, तो अब इसी बातें नीचे आ जाएगा। अब जैसे डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी थी, चाहते ये 2 दिन में खत्म हो जाती है, जस्ट मैं अगर 4, मैं फॉर्मुला लिखाता ही नहीं आपको, बोल देता कि भाई ये 3 है, गिनो यहाँ पे 3 गिनो 4 गिनो, लेकिन अगर अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे अपने कैरियर में, तो वो चीज आपको अफेक्ट नहीं करेगी, आप फंस जाओगे वहां पर, ठीक है ना। आप गेट का एग्जाम देने जाओगे, वो इंडिटर्मिनेसी डिटर्मिनेसी दोबारा पढ़नी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अभी के टाइम पे ऐसा है कि स्टील जो पढ़ा रखी है, स्टील आपको पर्टिकुलरली एकदम फोकस करके दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 15% 20% टॉपिक ऐसे रहेंगे उसमें जो ईएसी और गेट में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं, ठीक है। आरसीसी के केस में आपका प्री स्टेज वाला टॉपिक जो हुआ है वो लास्ट में आपका वो ऊपर ऊपर गया हुआ है, ठीक है। मतलब उसमें अगर ईएससी क्वेश्चन लगाओगे भी तो ईएससी क्वेश्चन उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, आप देखोगे सॉल्व नहीं होंगे उसमें। हाँ, थ्योरी भी बहुत जबरदस्त है, तो वो आपको पढ़ना पड़ सकता है वहाँ पे प्री स्टेज वाला पार्ट, ठीक है। इससे पहले आपका बाकी उसमें मतलब आरसीसी क्या है, मेन कोडल प्रोविजन है यार। आरसीसी अगर कोडल प्रोविजन अच्छे से लगा रखा है ना एक बार आपने, अब जो कोड अगर आपने पढ़ दी IS 456-2000 प्रॉपर तरीके से पूरे कोड अगर लगा दी आपने, तो आपका काम बन जाएगा उसमें। अगर टाइम मिलेगा बाद में लास्ट टाइम पे अगर आप याद दिलाओगे या मुझे टाइम मिलेगा, तो एक दिन एक बार मैं कोड का आपको जस्ट आइडिया दूंगा लास्ट के एक क्लास में 1 घंटे में, कि आपको इसमें कौन कौन सी चीजें एटलीस्ट याद रखनी, एटलीस्ट, ठीक है। तो वहां पे आप टिक लगा के वो चीजें आप हर पॉइंट को याद करके आगे बढ़ोगे, तो 2 घंटे की क्लास में वो चीजें हम कर सकते हैं। उसमें आपका मैं वहां का ही बता दूंगा, कॉन्क्रीट सीटी का भी बता दूंगा, हाँ सीटी का भी कोड है ना YS 456-2000, तो मैं वहां का भी बता दूंगा कि उसमें भी आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा याद दिलाओगे तो, हाँ मैं भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने SSC JEE में ऐसा कहा था, उन्होंने बिल्कुल ही बोला नहीं लास्ट में, और जब मैं क्लास लेके यहाँ आया लास्ट में खत्म होगी उनकी चीजें सारी, तो मुझे याद आ रहा था मैंने उनसे बोला था, लेकिन वो सीरियस नहीं थे, उन्होंने बोला नहीं। तो ठीक है, अगर आप याद दिलाओगे, अगर किसी को जरूरत है तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है ऑलरेडी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोड पढ़ना पड़ेगा भाई, मतलब ये मान के चलो, जितना मुझे पर्सनली फील होता है 8-10 क्वेश्चन उस कोड से आएंगे, IS 456-2000 से BMC और RCC को कवर करते हुए मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके आने वहां से डन है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा होते हैं, 10 क्वेश्चन, और मेरे को जितना लगता है 10 क्वेश्चन क्या अगर डाल देगा ना वो 20 क्वेश्चन में डाल देगा, इतना बड़ा कोड है, इतना डाटा है उसके अंदर, 20 क्वेश्चन डाल देगा उठा के वहां से। और अगर आप थ्योरी हटा दोगे, जैसे आरसीसी की थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे, वो भी तो कोड में लिखे हुए हैं ना, उनको भी कंसीडर करोगे तो फिर उसके बाद वो चीजें 30-25-30 पहुंच जाएंगे क्वेश्चन उसके बाद वहां। हाँ, तो आपका वो बहुत ही मतलब वेटेज वाला चीज है। इसके अलावा स्टील का अगर कोड की मैं बात करूँ तो स्टील का कोड पर्टिकुलरली पढ़ तो पाओगे नहीं, टफ भी है, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टील के कोड में जितनी चीजें यहाँ पे करा रखी है स्टील में, वो और प्रीवियस ईयर सारे लगा लेना, जितने मिलते हैं, जहाँ जहाँ से मिलते हैं क्वेश्चन, वैसे भी अच्छे क्वेश्चन लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जैसे लेके आते हो आप सामने सामने, तो कई अच्छे क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बन जाएगा पेपर, मतलब इससे टफ लेवल नहीं जाएगा पेपर का, ठीक है ना। बाकी नॉन टेक में मेहनत करो, नॉन टेक में मेहनत अच्छे से 300 में से एटलीस्ट 200 नंबर तक की तो कर ही लो, ठीक है। हिंदी आपकी हो रही है, इसके साथ साथ जितना बचता है या जो चीजें आपको होती हैं, अब देखो बाद में ये बहाना ना रहे कि यहाँ पे नहीं कराया गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो कैरियर अल्टीमेटली आपका ही अफेक्ट हो रहा है, किसी और का थोड़ी ना उससे, है ना। तो आपको करना क्या है कि लास्ट टाइम पे सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। हिंदी के प्रॉपर आप हिंदी तो जितनी प्रैक्टिस कर पाओ कर लो, 1-1 घंटे डेली प्रैक्टिस के लिए नॉन टेक का रख दो ना अभी से। अभी देखो कितने हैं, अभी आपके कितनी तारीख, 12 तारीख है आज, 2 महीने मान लो मिनिमम तो है ही, 2 महीने, 60 दिन में अगर 1-1 घंटे डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो 60 दिन में कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी सोचो एक बार, ठीक है। बाद में क्योंकि टाइम बढ़ाओगे भी आप, ठीक है। कभी जैसे वीकेंड आता है, वीकेंड के टाइम पे आपको छुट्टी मिलती है किसी दिन, तो एक दिन आप पूरा नॉन टेक का रखो कि हिंदी आप पकड़ो, हिंदी के पूरे यूनिट के क्वेश्चन जितने लग सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर के, जितने पेपर सॉल्व हो सकते हैं वो पेपर आप सॉल्व करके लगा लो पूरे के पूरे, ठीक है। हिंदी में देखो अगर 70 नंबर 60 नंबर हिंदी में खींच लिया ना, हिंदी में इतने नंबर लाने की कोशिश करो कि जितने मतलब और बंदे लेके आ पा रहे हैं उनसे कम नहीं आना, ठीक है ना। मतलब जो जनरल बंदे जो सिलेक्शन वाले बंदे हैं उनसे कम नहीं आना हिंदी में, कि 60-70 60-70 50-60 नंबर इतने तो लेके आने ही है, इंग्लिश हिंदी और जीएस में भी,
अगर इतना पहुंच गए तो कंपटीशन फिर डिसाइड करेगा टेक्निकल। अगर टेक्निकल में अगर आपने अच्छा कर रखा है, ढंग से पढ़ाई कर रखी है, अगर प्रॉपरली स्टडी कर रखी है टेक्निकल में, तो आप निकाल ले जाओगे एग्जाम उसके बाद। लेकिन अगर हिंदी और वाला पोर्शन में अगर आपके 40 नंबर कम आ गए उनसे, 40-50 नंबर कम आ गए, तो खींच नहीं पाओगे मार्क्स के बाद, क्योंकि निकालने वाला जो बच्चा होगा, एग्जाम निकालने वाला जो स्टूडेंट होगा, वो इतना पीछे भी नहीं होगा आपसे। ठीक है ना? या तो आप टेक्निकल में टॉपर ही हो कि ईएस भी निकाल रखा है आपने, गेट भी अगर आपने मतलब रैंक ला दी 80 नंबर 70 नंबर, फिर अलग बात है, फिर उसमें बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप टेक्निकल में उसके बाद खींच जाओगे 600 नंबर। ठीक है, लेकिन अगर आपने इतना नहीं कर रखा है तो वो फंसाएगा एग्जाम में। 300 क्वेश्चन देखो, होता क्या है ना, आपको 180 क्वेश्चन लगेंगे तो सिंपल दिखने में, अगर टॉप से अगर पेपर देखोगे ना प्रीवियस ईयर का 2013 का, अरे बहुत इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। लेकिन जब लास्ट 180 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ना, तो देखोगे उसमें से 120 क्वेश्चन सॉल्व हो रखे होंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब 180 क्वेश्चन का मतलब है कि सारे इसके सारे यूनिट से 180 टाइप की थ्योरी पूछ रखी है कहीं ना कहीं से उठा के उसने। तो इतनी चीजें कवर करने के लिए खुद ही सोचो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से स्टडी करो, हो जाएगा वैसे। ठीक है, जितना ये चीजें चल रही है क्लास में स्ट्रक्चर में, बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल यूपीएससी, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे इसमें आपका। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो जैसे इंडिपेंडेंसी थी, अगर यूथ कॉम्पिटिशन आपने लगा दिया है और साथ में अगर आपने जो ये क्वेश्चन से यहाँ पे करा रखे हैं ये लगा दिए, तो मोर देन इनफ है। अगर आप इसके अलावा बाहर ना भी जाओगे तो मेरे हिसाब से चल जाएगा। अगर यूपीपीएससी और यूकेपीएससी दोनों के साथ में तैयारी कर रहे हो तो जाओ बाहर, फिर तो बाहर जाओ, फिर जितना मिल सकते हैं क्वेश्चन उतना लगाओ। ठीक है, क्योंकि यूपीपीएससी ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं आएगा आपका पेपर, ऐसा इजी पेपर नहीं आने वाला है, अच्छा पेपर आएगा वहाँ पे, तो क्वेश्चन वहाँ तो कहीं से भी डाल सकता है वो। लेकिन यूकेपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, किसी का फोकस ये है कि नहीं भाई मेरा तो यूकेपीएससी निकालना मुझे, बाकी मुझे मतलब नहीं है, तो उस केस में थोड़ा सा दायरा अपना ना घटा के चलो उसके बाद। ठीक है, क्योंकि इतना दायरा मत कर दो कि आने वाले टाइम पे रिवीजन, देखो अभी जो ये क्वेश्चन लगा रहे हो ना आप, देखना अभी के टाइम पे 1 महीने बाद इन्हीं क्वेश्चनों को देखना, रिवीजन नहीं कर पाओगे ना, ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व नहीं कर पाओगे इनको। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन कर रखा है अभी हमने, अभी सॉल्व कर दिया, यही क्वेश्चन 1 महीने बाद देखोगे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, वहाँ पे गलती हो जाएगी। तो वहाँ पे रिवीजन होने के लिए, उतना रिवीजन के लिए आपका प्रॉपर टाइम तो रहे। करना कैसे सॉल्व, मिनिमम क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व आपको करना है, साथ में इफेक्टिविटी रहनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी। ठीक है, स्टार मार्क वो चीजें मैंने बताई थी आपको, वैसे करके चलना, अदरवाइज फंसे रहोगे आप लोग एग्जाम में। ठीक है, तो एकदम मॉडिफाइड दायरा लेके चलो ताकि आपका सिलेबस एकदम प्रॉपर कंप्लीट हो। अदरवाइज इतना कर दिया पता चल रहा है ईएस भी लगा रहे हो साथ में, गेट भी लगा रहे हो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, देखो जो ये पढ़ाई चल रही है अभी, तो चलो स्ट्रक्चर में ये तो आपका पूरा ही कर दिया, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स में ऐसा रहता है कि ईएस लेवल तक हम जाते नहीं है उस केस में, क्योंकि वो लेवल आपको करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना। तो अगर वहां लेवल के क्वेश्चन बनाने लग गए तो फंसोगे वहां पे उसके बाद, कि भाई ये क्वेश्चन नहीं बना मेरे से, फिर डिमोरलाइज दिमाग में आएगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं बना मेरे से। लेकिन भाई तुम्हारे एग्जाम में वो आना ही नहीं है ना, ईएस लेवल का क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चनों के लिए नहीं आपको टॉपर बनना है कि नहीं भाई मुझे तो टॉपर बनना है, तो फिर तो अलग बात है, फिर तो आपको हर चीज करना है, और उसके बाद लास्ट में आपका रिविजन के लिए भी टाइम होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है ना, एटलीस्ट जितना मुझे लगता है सब्जेक्ट को अगर आपने 3 से 4 बार रिविजन नहीं कर रखा है, 3 से 4 बार, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो 3 से 4 बार रिविजन नहीं कर रखा है, तो मेरे को जितना पर्सनली लगता है कि आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, एग्जाम फंस जाओगे एग्जाम में। एक बार पढ़ने के याद नहीं रहता भाई, इतना इतना डाटा है। सॉइल का फाउंडेशन का अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, 4 पेज का शॉर्ट नोट्स बनता है, और फॉर्मुले ही फॉर्मुले, फॉर्मुले ही फॉर्मुले, फॉर्मुले ही फॉर्मुले। अब जरा इसका शॉर्ट नोट्स बनाना, ये भी लंबा ही शॉर्ट नोट्स बनेगा, पहली डिटर्मिनेसी का, तो बहुत लंबा शॉर्ट नोट्स जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स ही अगर इतने लंबे चले गए तो वो शॉर्ट नोट्स उसके बाद 8-10 बार पढ़ने पड़ते हैं याद करने के लिए। ठीक है ना, तो दायरा जितना कन्फाइन कर पाओ उतना कन्फाइन करके चलो, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं आने वाला है, इतना मान के चलिए। ठीक है ना, तो एक बुक फॉलो कर रहे हो तो उसी को करो। मेरे को जितना पर्सनली लगता है, कुछ क्वेश्चन ईएस के लगाने हो तो कोई लगा सकता है, बाकी इसके अलावा यूथ कॉम्पिटिशन अगर आप फॉलो कर रहे हो, ये बुक और साथ में गुप्ता, क्योंकि गुप्ता का रिकॉर्ड रहा है ना यहाँ पे, वो गुप्ता से डालता है क्वेश्चन, तो रिकॉर्ड को आप झुला नहीं सकते हो। कल देखो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था तो कर दिया उन्होंने काम उनका, तो इसी वजह से क्या पता वो रिकॉर्ड दोहरा ले दोबारा। ठीक है ना, समझ रहे हो चीजें। चलो नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं फिर आप, ट्रेसेस। हाँ, अगर आपके डाउट्स बचे हैं तो जितना जितना क्लासेस जैसे चल रही हैं, तो उस क्लासेस के बीच बीच, मतलब क्लासेस के बीच में तो क्या, एंड में क्लास के थोड़ा सा। ठीक है, बाकी उसके अलावा अभी आप खाली टाइम कब है, आप देखो शाम के टाइम पे मेरा खाली नहीं रहता है, आपका उस टाइम पे जिसमें मैं खाली रहूंगा आपका खाली नहीं है। हाँ, सेचुरेशन भी हो जाता है मेरा भी। अब खाली कितना, 4:45 बजे आता हूँ मैं वहाँ से, तो 4:45 बजे यानी फिर आप लोग तब तक 4 से 4:45 तक थोड़ा ना वेट करोगे। तो क्लास के बाद 5-10 मिनट करके डेली एक 2-2 से 4 क्वेश्चन करके ऐसा करके सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन सारे। ठीक है, आपकी क्लास में एक चीज ये है कि इंटरेक्शन, मतलब डाउट का इतना गेट में डाउट आता ही नहीं है, मतलब डेट वहाँ मैं कल उनसे पूछ भी रहा था, मैंने तुम सब बन के क्वेश्चन कहा था, हाँ कह रहे थे। अच्छा, हाँ नहीं है उसमें स्टूडेंट गेट में,
सारे स्टूडेंट उसमें वो नहीं है, लेकिन 2-4 स्टूडेंट तो मतलब वो एकदम ब्रिलियंट ही है। उनको आप जैसे कुछ पढ़ा दोगे, कुछ भी पढ़ा दोगे, वो आंसर निकाल लेते हैं। कुछ भी पढ़ा दोगे उनको आंसर निकाल लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन इनसे वही कह रहे थे, हाँ सर बन रहा है क्वेश्चन, तो पता नहीं निकाल दिया उन्होंने। अदरवाइज तो लेके आ जाते हो। लेकिन यार वो आरसीसी में भी उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा था। एसएससी जेई वाले तो बाउंसर, उनका तो फिर उनकी उनकी हालत वो नामीबिया की टीम नहीं है। जैसे जब स्ट्रॉन्ग 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 ओपोनेंट के खिलाफ खेलते हैं ना नामीबिया, तो जो हालत होती है ना उनकी, वही टीम है, वही हालत है उनकी। हाँ उनका मतलब अफगानिस्तान तो फिर भी अच्छी है यार। उसमें मतलब अब नया जो लॉट आ रखा है उसका उसका तो नहीं पता मुझे, क्योंकि वहाँ मैंने पढ़ा नहीं रखा है ना। नया लॉट में तो अभी मैं गया नहीं हूँ। उसमें आ रखे हैं मतलब ऑलमोस्ट 20-30 बच्चे, और नहीं आ रखे हैं 30-35 बच्चे शायद। उस लॉट में तो मैं नहीं गया हूँ। जो पुराना वाला लॉट था उसमें से एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट थे जो ध्यान देते थे, लेकिन उनका वो नहीं चलता था, उतना काम नहीं करता था मतलब। और कुछ स्टूडेंट थे, 2-3 स्टूडेंट थे वहाँ पे, एक गर्ल थी, लड़की वहाँ पे, और इसके अलावा एक दो लड़के वहाँ पे अच्छे थे वहाँ पे दो पढ़ने में। और 35-40 की क्लास में 2 स्टूडेंट अच्छे हैं तो। और फिर उसके बाद वो कंटिन्यूस उनका ये रहता है बातें करना कि पढ़ा रहे हो आप पीछे से, तो वो मन ही नहीं करता वहाँ पे। मन ही नहीं करता। लास्ट में देखो, जब गेट में हम पढ़ाते हैं ना, जब गेट की क्लास चलती है, तो गेट की क्लास में पिछली बार टाइम अलॉट कम हो गया था, तो टाइम खुद ही बढ़ा के भी मतलब 4-4 घंटे 5 घंटे टाइम बढ़ा के उनका सिलेबस कंप्लीट कराया। जैसे आपकी क्लास है, जब इनिशियल में बात हुई थी तो ये क्रैश कोर्स की तरह काम करने के लिए बात हुई थी, है ना। तो उस समय ये भी हुआ था कि हमें कि यार इतने में तो टाइम हो ही नहीं पाएगा कि हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा दें, उसके बाद आपका जस्ट उसके बेस पे चले। लेकिन क्लास में इंटरेक्शन सही रहा, तो फिर उसके बाद चीज़ें क्या हुई कि आपको पूरी चीज़ें मिलने लगी कि सब आपने आरसीसी भी लगभग पूरी पढ़ दी। ठीक है, भले ही हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, वो चीज़ें जो हम वहाँ 1 हफ्ते में कराने थे, वहाँ पे आपको 2 दिन में करानी पड़ी, लेकिन कराया पूरा। स्टील में भी पूरा, जैसे स्ट्रक्चर बाकी और सब्जेक्ट भी, जैसे अब शुभम सर के आएंगे वो भी पूरे करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे क्या होता है, लास्ट में जैसे 3 यूनिट कभी बच गए, एक बार बीच में हुआ था मेरा कि 1.5 यूनिट, 3 यूनिट बची थी, 3 यूनिट। तो इन्होंने बोला कि सर कंप्लीट करना है 3 घंटे 4 घंटे में। तो वो 4 घंटे में 3 यूनिट निपटा दी पूरी, और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, खुश रहते हैं आराम से। हाँ सर बहुत बढ़िया है। नहीं सर ये तो ज्यादा बढ़ा दिया कहते हैं। सर ये तो हमारा ठाई नहीं है, ज्यादा बढ़ा दिया आपने, ऐसे भी वाले वहाँ पे। उन्हें पता ही नहीं है, बस सिलेबस ही पता नहीं रहता है, कुछ नहीं। अगर आप नॉर्मली ये कर दोगे कि मतलब जैसे फोर्सेस रिजोल्यूशन है, तो एक नॉर्मल सा बेसिक है। अगर नहीं आता है तो क्लास में सीख लो उसको, अगर क्लास में भी नहीं आता है तो घर जाके सीख के आ जाओ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूंगा कि तुम में से सभी को फोर्स रिजोल्यूशन आता होगा, मे भी 10 बच्चों को ना आता हो, लेकिन घर जाके सीख के आओगे ना। उनका ये है कि आज नहीं आता है तो कल भी नहीं आएगा, और फिर यूनिट खत्म हो जाएगी तब भी नहीं आएगा। और जब लास्ट में पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट पूरा निपट गया जब उसके बाद, तो खुद को गिल्ट होता है कि यार इनको मैंने क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पता रहता उन्हें मतलब क्लास में। तो ये चीजें फिर थोड़ा सा गलत जैसी लगती है। तो वहाँ पे फिर स्ट्रक्चर भी उनका शायद कह रहे थे मेरे से, तो मैंने स्ट्रक्चर अभी तो मैंने बना कर दिया था पहले बीच में, मतलब बाद में लूंगा भी। तो सिर्फ उनका स्ट्रक्चर है नहीं ना एसएससी जेईई में, एक्चुअली स्ट्रक्चर उनका लिखा ही नहीं है सिलेबस में, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है स्ट्रक्चर का। और जो भी पार्ट क्वेश्चन आता है उसका आउट ऑफ सिलेबस ही जाता है उसमें, तो मेंशन नहीं था। मैंने बोला भाई थोड़ा उस हिसाब से करेंगे कि ऊपर ऊपर से हिसाब से जो भी चीजें समझ में आई उन्हें स्ट्रक्चर में, नहीं तो ये 3C माइनस आर आर, वो 6C माइनस आर आर, उनका सब बराबर हो जाएगा, मतलब कहाँ क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। और उसमें पता है 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे भी हैं जो गेट, मैंने आपको बताया था यहाँ सॉइल की क्लास में, गेट की क्लास में पढ़ के उन्होंने सॉइल पढ़ी पूरी, और हर लेक्चर आए हो सोम सर की क्लास में, हर लेक्चर गेट के क्वेश्चन सॉल्व करे उन्होंने, पॉलिटेक्निक किया हुआ है बच्चे, उसमें ऐसे बच्चे भी हैं। ये गोचर पॉलिटेक्निक है कोई, वहाँ के लड़के 2-3 बच्चे, हाँ जबरदस्त बच्चे हैं वहाँ के पढ़ने में। मतलब ये समझ लो कि बीटेक वालों को कॉम्पिटिटर है वो पूरे। अगर उनके पढ़ाने उनको देखोगे ना, मतलब कुछ भी पढ़ाओगे उनके तो समझते हैं। अगर उनको प्रॉपर तरीके से अगर गाइडेंस मिले पढ़ाने का वो करे, तो उनका मतलब ये है कि कॉम्पिटिटर है, बीटेक वाले जो अच्छे बच्चे हैं उनके कॉम्पिटिटर है। वहाँ पे उन क्वेश्चन लगाना, उनका वो करना वो करना। अब ये है कि यहाँ क्या होता है, बीटेक में आप पहले से ही कहीं हाई लेवल पढ़ के आते हो, तो अब इतना नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अगर आप पढ़ा दोगे उनको एक बार, तो वो आपके कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं बच्चे, ऐसे स्टूडेंट है उसमें गोचर से। 3-4 स्टूडेंट गोचर के मिले मेरे को पहले, एक लड़की आती थी यहाँ, वो भी काफी अच्छी लड़की थी। उसके बाद वहाँ स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट गोचर के, मैंने पूछा, मैंने बोला कहाँ से पढ़े हो पॉलिटेक्निक, तो गोचर। कहाँ से पढ़े हो, गोचर। तो वो बच्चे काफी अच्छे थे पॉलिटेक्निक वाले। इसके अलावा तो वहाँ पे मतलब पूरा खत्म, यूआईटी के बच्चे हैं कुछ वहाँ पे, पॉलिटेक्निक यूआईटी, बीटेक वाले थे पॉलिटेक्निक, हाँ पॉलिटेक्निक यूआईटी के स्टूडेंट भी थे वहाँ पे कुछ 5-7 स्टूडेंट, मतलब यूआईटी का नाम डुबा रखा है उन्होंने वहाँ पे। हाँ हाँ, आजकल तो वहाँ पे एमटेक वालों को रखना स्टार्ट कर दिया है फिलहाल। हाँ लेकिन पॉलिटेक्निक तो बीटेक वाले पढ़ाते हैं, पॉलिटेक्निक तो बीटेक वाले ही पढ़ाते हैं वहाँ पे। मेन चीज क्या होता है ना, फैकल्टी कौन पढ़ाता है क्या नहीं होता, पता है बच्चे बच्चे पे भी डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट समझने वाला हो ना, आजकल मेरे को लगता नहीं है कि फैकल्टी की जरूरत भी है, टीचर की इतनी जरूरत है ही नहीं, इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल गए हैं, और पैसे की जरूरत भी नहीं है भाई, नेट डालने के लिए 500 रुपए तो होता ही ना, 3 महीने का नेट डालने के लिए 500 रुपए, बस इतना चाहिए
इतना कंटेंट मिलेगा, इतना कंटेंट मिलेगा, अगर प्रॉपर तरीके से बैठो ना, इतना कंटेंट मिलेगा कि कहीं से कहीं तक आपका कुछ नहीं रुकेगा। ठीक है, बस ये है कि प्रॉपर उसको ढूंढना, हाँ वो डिफिकल्ट रहता है। अगर ढूंढ लिया उसको, आपको रिसोर्सेज मिल गए, तो आप इतना ढूंढ सकते हो कि किसी फैकल्टी की जरूरत नहीं है, क्लास में क्या चल रहा, कहाँ क्या चल रहा, स्कूल में कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टाइम है ना। अब जैसे आप लोग हो, आप लोगों के पास टाइम की कमी है, तो एक महीने में कितना ढूंढोगे, कहाँ से करोगे, तो दिक्कत होती है। तो वो ढूंढने का काम कोई और करके आता है, तो आपको पढ़ाता है यहाँ पे आके, ठीक है। तो लेकिन उनके पास क्या है, पूरा सेमेस्टर का काम है, पूरा 6 महीने खाली है, मतलब बंदे बैठे हैं, पर डे 2-2 घंटे भी ढूंढ के एक टॉपिक सॉल्व करोगे, तब भी स्टूडेंट मतलब काफी अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो करते ही नहीं, मेहनत उनको कोई मतलब ही नहीं। और जेई में कंपटीशन है ही क्या, बहुत मतलब ना, अगर देखा जाए, अगर 500 पोस्ट आ गई ना, तो ऑलमोस्ट एवरेज लेवल का हर बंदा निकल जाता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट नहीं कह रहा हूँ, एवरेज, ऑलमोस्ट एवरेज हर बंदा निकल जाता है। 500 पोस्ट आ गई तो, और आएंगी 500 पोस्ट उनकी, 500 से ऊपर ही जाएंगी उनकी पोस्ट, 500-700 पोस्ट आने वाली है। और कौन सा एग्रीकल्चर में, फिर वो बीएससी एग्री भी भरेंगे ना उसके लिए, तो उसके लिए कंपटीशन और डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बीएससी एग्री भी उसके लिए एग्जाम देगा, उसके लिए तो एग्जाम बीएससी एग्री भी देगा यार, उसके लिए तो वो नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका फिर भी अपॉर्चुनिटी उत्तराखंड में अच्छी है मेरे हिसाब से, जितना लगता है ना, अगर पोस्ट आ गई ना, उनका क्या पता है, कोई बाहर का बंदा भी फॉर्म नहीं भरता है। डोमिसाइल अगर आपका उत्तराखंड से बाहर का है, तो भर ही नहीं पाओगे। हाँ हाँ। और इन लोगों का वो भी है कि जैसे जैसे आपका डिपार्टमेंट्स है, तो डिपार्टमेंट में जैसे इन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी होती है, वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। 8,000 सैलरी मिलती है, 8-10 हजार इन लोगों को, ज्यादा नहीं है, 8-10 हजार पहले थी, मतलब अब तो ज्यादा बढ़ गया होगा, 12। हाँ हाँ, लेकिन वो सैलरी से मतलब नहीं है ना, तो वो लोग परमानेंट कोई करते आजकल नहीं करते परमानेंट। परमानेंट आजकल वो बंदे होते हैं जहाँ का मतलब एपेक्स लेवल, अदरवाइज नहीं होते परमानेंट भाई। किसकी? अरे हमारे ही कितने नजर में हैं जिनकी मतलब ना संपत्ति, मतलब सैलरी पूछोगे उनकी 8,000 थी, और मैं बीटेक करते थे हम लोग, सैलरी 8,000 थी, कार भी, गाड़ी भी है उनके पास, स्कूल भी खोल दिया, स्कूल खोल दिया उन्होंने उससे। ठीक है, अब जेसीबी एसीबी लेके कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हो, जेसीबी 8,000 की सैलरी थी उस टाइम पे। और पूछा हमने, वो अपने साइड के थे, तो पर्टिकुलरली हमने पूछ लिया उनसे कि सर आपकी सैलरी, मतलब दादा थे हमारा, दादा सैलरी, अरे सैलरी तो 8,000 मिलती है, लेकिन जेसीबी अभी के टाइम पे, तो वो पॉलिटेक्निक ही है, दिमाग मतलब ये है कि ठीक है, मतलब उनका जो भी है, उन लोगों का इन लोगों का अच्छा रहता है। बीटेक वालों का क्या है ना, संविदा में ऐसी इजीली नौकरी नहीं मिलती है, अगर आप ढूंढने चले जाओगे तो यहाँ पे मिलेगी नहीं संविदा में। हाँ, कैसे निकलती पता है संविदा में नौकरी? यहाँ पे संविदा में नौकरी निकालने का एक प्रोसीजर है यहाँ पे। नहीं, आउटसोर्सिंग में वो कैसे निकलती है तो पता ही नहीं होगा अभी उसका, पता है वो क्या रहता है, वो मुख्यमंत्री के या मंत्रियों के ना, बड़े मंत्री है ना, उनके रिकमेंडेशन पे स्पेशल आउटसोर्सिंग में पोस्टें निकाली जाती हैं, उसके बाद जो उनके बंदे हैं ना, बंदे उनको डालते हैं लोग। ठीक है, और कितने बंदे हमने देख लिए जो उनके बंदे वहां पे रखे हुए हैं। नहीं होगा, होगा ही नहीं। आउटसोर्सिंग की पोस्ट वो तभी निकालते हैं जब जब वो मुख्यमंत्री से रिकमेंडेशन हो या कहीं और जगह से रिकमेंडेशन। तभी अभी के टाइम पे ये है कि एई में अगर आपको संविदा में जाना है ना, तो एकदम एपेक्स लेवल में आपका ये होना चाहिए, वहां से आप नया प्रस्ताव निकाल पाओ। ये अगर पावर रख रखी है, तब जाके आपका यहाँ पे संविदा में होता है। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ बचता है कि गवर्नमेंट एई या जेई जो भी निकालना है, या प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में भी देखो। अगर प्राइवेट में जाना है तो फिर उसके बाद आपको 3 साल का टाइम पीरियड चाहिए। 3 साल आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, मतलब 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, 24 घंटे भी करना पड़ सकता है प्राइवेट में, करते हैं भाई। मेरा फ्रेंड अभी लेट गया हो, उसने काफी लेट ज्वाइन किया प्राइवेट में, तो उसकी पता ड्यूटी 24 घंटे भी थी। गाड़ी में सर्विंग का काम था ना उनका, तो सर्विंग इंजीनियर था, तो उसकी ड्यूटी 24 आवर्स। तो ऐसा करके भी वो काम कर रहे हैं, सैलरी कम ही मिलती है, 15-18-20 हजार रुपये मिलती थी उस टाइम पे। तो 2-3 साल आपको उसी में काम करना है, लेकिन एक बार हाँ काम सीख गए, अपनी वैल्यू बना ली आपने, तो वो 20 हजार रुपये आपका सीधे 50 कब पहुंचा पता नहीं चलेगा आपको। ये भी रहता है प्राइवेट में। तो ये है कि आपका, सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है ना, कोई एग्जाम नहीं निकलता है तो डिमोरलाइज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। 70 साल की जिंदगी है ना, 70 साल तो चल क्या बोलूं, 50-60 साल, चलो 50-60 साल की जिंदगी है तुम लोगों की, ठीक है, हर किसी की, तुम लोगों की तो ज्यादा हो, मतलब वैसे मतलब ऑन एंड
देखो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी 60 ईयर्स है, यहाँ पे 60 साल एक्सपेक्टेंसी है हर लाइफ। अब घट भी रही है लेकिन ऑलमोस्ट अभी भी एवरेज आपकी 60 है। तो अगर 60 भी लेके चलोगे, ठीक है, अगर 60 भी लेके चलोगे 27 साल की एज में, 26 साल की एज में भी अगर आप ज्वाइन करते हो ना ये चीजें, 27 साल में भी आपने ज्वाइन कर लिया, 4 साल की मेहनत है ना, 30 साल अगर आपने वहां पे काम 30 साल तक काम किया, 4 साल में आप बन जाओगे वो चीज जो बनना चाह रहे हो आप, ठीक है। और 30 साल तो उसके बाद ठीक है ना, तो डिमोरलाइज कोई एग्जाम निकाल के ये मेरा नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा भाई, उसके बाद देखो होना क्या है, पहले फुल मेहनत करो, जितना होता है होता है होता है होता है, उसके बाद आप सीधे मतलब कहीं घुस जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां से ग्रोथ हो आपका ठीक है, ठीक है, जहां से वापिस आपको आना है, लेकिन वापिस अपनी मर्जी से जाना है आपको वापिस। और 3 साल वहां काम करो, 3 साल के बाद आपकी वैल्यू बनेगी तो आपका जो काम यहाँ पे नहीं हो रहा, अल्टीमेटली काम क्या है, अच्छी लाइफ जियो, ठीक है। अब गवर्नमेंट में ये रहती है कि अब देखो मैं बताऊँ ना सही बात में, अगर जेईई की तैयारी करते हो ना, पैसा ही नहीं है भाई जेई में, लाइफ आपकी मतलब सिक्योरिटी थोड़ी ना होती है हर चीज यार, लाइफ में सिक्योरिटी हर चीज थोड़ी ना होती है। अगर आप यहाँ का देखोगे, मैंने आपको बताया भी था, राजस्थान जेईई का अगर आप सैलरी देखोगे तो उनकी सैलरी आपकी 2 साल तक 22,000 रुपये, ठीक है, 22,000 रुपये 2 साल तक, और उसके बाद आपका 35-40,000 रुपये सैलरी मिलती है उनको इनिशियल में, और 10 साल तक आपको उन्हीं में काम करना है, उसी सैलरी में 10 साल तक। हाइक भी बिल्कुल ही कम है, हाइक आपका 1,500 रुपये हाइक है। हाँ, अब वही है ना, तुम ईमानदारी से काम नहीं करना चाहोगे, पहले से तुम्हारे अंदर है कि नहीं भाई हम तो मतलब ये दिमाग में पहले ही भर रखा है कि नहीं भाई हम तो बेईमान है मतलब जाने से पहले करते हैं ये। अरे वहां का जो राइट वाला जाता है ना, नहीं, जो राइट वाला जाता है, जो सही पैसा उसमें आता है, वो क्या होता है, वो आपको जैसे हर प्रोजेक्ट का पढ़ा होगा ना आपने 14 कितना परसेंट होता है, 5%। डिपार्टमेंट को हर प्रोजेक्ट का 5% मिलता है ऑफिशियली, जैसे आपको तेल, गाड़ी का तेल हो गया, या आपका दिन में का फूड, जैसे आप फील्ड में काम करते हो तो दिन का फूड हो गया, ये सब पैसे मिलते हैं आपको। तो उसमें से जो पैसा बचता है वो पैसा आपका जाता है, वो पैसा पर्टिकुलरली बचता है, वो आपका ईमानदारी का पैसा बोल सकते हो आप उसको, वो क्योंकि वो आप ही का पैसा है जो आप लोगों में जा रहा है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वो प्रॉपरली बढ़ता है वो वाला पैसा। बाकी उसके अलावा तो फिर और तो कॉन्ट्रैक्टर वाला तो वो बेईमानी वाली बात हो जाती है। यही बन जाओगे यार, कितना करोगे पैसा, क्या कमाओगे, मतलब करोड़पति वो करना क्या जो एक था पिछली बार, चीफ इंजीनियर था नोएडा का, पता होगा ना आपको, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, कहाँ का था वो, और कितना था संपत्ति पता है उसकी कितनी होगी, 200 गुना 5,000 करोड़ की संपत्ति थी डीडीए में एग्रीकल्चर में जॉब करते हैं, डायरेक्टर थे मतलब, मेरे घर में। हाँ अरे ऐसे ही चलता है यार, लेकिन एक चीज है, मेरे को जितना लगता है ना पर्सनली, यही बन गए ना, इतनी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना, अदरवाइज भाई मैं बताऊँ ना, अगर किसी को रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा करनी है ना, कि मेरे को भाई मुझे 2 लाख सैलरी चाहिए, 2.5 लाख चाहिए, मेरा काम नहीं बन पा रहा, तो प्राइवेट में नौकरी करनी चाहिए उसे, जितना मुझे पर्सनली मेहनत। मैं बोल तो रहा हूँ, अगर आपको पैसा कमाना है कि नहीं, ठीक है यार, और ईमानदारी से जाना है, तो फिर प्राइवेट में जाने में अच्छा है, आप प्राइवेट में जाओ, 2 साल मेहनत करो। हाँ, प्राइवेट में इजी नहीं होता है इतना, लेकिन यार भाई उनका क्या होता है पता है, अब मेरे फ्रेंड सर्वे में जाता है ना, नहीं मेरा फ्रेंड सर्वे में जाता है, सर्वे में जैसे उसे 1 लाख रुपए मिले ना सर्वे में जाने के लिए, अब वो इंचार्ज है तो खुद ही उसको 1 लाख रुपए अगर मिले उसको, तो क्या होता है पता है, उनका 15 साल से 10 साल से वो प्रोजेक्ट चलते हुए आ रहा है, अभी उसने संभाल रखा, इसने तो अभी संभाल रखा है ना, काम तो इनका 15 साल से हो रहा है। भूटान बोल रहा हूँ, जो भोपाल में उनका काम चल रहा है, वो भोपाल में काम वो 10 बार चले गए इससे पहले, तो उन्हें आइडिया है कि कितना खर्चा आता है कितना बोल के, अगर 1 लाख रुपए दे रखा है तो उसमें ना कभी बोलता है कि वो 5-7 हज़ार का भी कभी यार ऊपर नीचे हो गया, कभी जैसे महंगाई आ गई या कहीं पे हमारी गाड़ी खराब हो गई ना, तो पूछने लग जाते हैं वो लोग कि ये पैसा कहाँ गया, ये वाला पैसा कहाँ गया, तो वहाँ इतना टफ होता है। प्राइवेट में, अब गवर्नमेंट में क्या होता है ना, गवर्नमेंट में मेन चीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई सोचता है मेरा पैसा थोड़ी ना है, ठीक है, अगर इंजीनियर आपका है, ठीक है, अगर ए है और जेई उसके अंदर है, तो यही सोचेगा ना भाई मेरा थोड़ी ना, गवर्नमेंट का खाने दो उसको, लेकिन प्राइवेट वाले बंदे का तो खुद का पैसा जा रहा ना वो,
ठीक है, तो उस वजह से प्राइवेट में ये चीजें कम होती हैं। लेकिन प्राइवेट में अगर आपको ये है कि पैसा अच्छा कमाना है, बहुत अच्छा जाना है, तो गवर्नमेंट में लिमिटेड सैलरी है, लेकिन एक ही सैलरी कम नहीं होती यार। 60,000 रुपये सैलरी मिल रही है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, उसके बाद आपको रहने के लिए घर मिल रहा है, ठीक है, गाड़ी भी थोड़ी बहुत मिल ही जाती है आजकल, कहीं जाओगे तो धक्का मारने वाली तो मिल ही जाएगी ऐसा करके वहां जाओगे ना, यहाँ तो फिर भी अच्छी गाड़ी मिलती है। यहाँ तो चलो फिर भी, यहाँ बुलेरो मिल जाती है, बुलेरो के अलावा कार भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब राजस्थान में कमांडर मिलती है, कमांडर वाली गाड़ी नहीं होती है जिसमें कौन कौन पीएम कौन सी प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ? रुद्रपुर। अच्छा, आपने काम कर रखा है फील्ड में, कितना? अच्छा, फिर इसके पेपर के चक्कर में छोड़ा? अच्छा, आर्किटेक्ट में जा रहे हो उसके बाद आप? अच्छा, सही है। वैसे रुद्रपुर में कंपनी थी या किसी के अंडर कॉन्ट्रैक्टर? मेन चीज बताओ ना, अगर कभी आगे आने वाले टाइम पे कभी किसी जगह जाओगे ना, कोशिश करना छोटी हो कंपनी हो। कॉन्ट्रैक्टर वाला जो चीजें होती है ना, वो ग्रोथ नहीं कर, 5 साल काम करोगे ना तो वो ग्रोथ नहीं पाओगे जितना ग्रोथ एक कंपनी के अंदर से मिलेगा आपको। कैसे भी कोशिश करना, छोटी कंपनी हो, बस नाम होना चाहिए, गूगल में सर्च मारो तो उसका नाम आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, जॉब के लिए जाते हो तो जॉब के लिए जाओगे ना, जब जॉब के लिए जाओगे तो अगर कंपनी का नाम बताया, कुछ भी बताया ना, तो लेने से पहले वो पक्का सर्च मारते हैं। वो देखते हैं कि यार किस बंदे ने यहाँ कहाँ जॉब कर रखी है यहाँ पे। तो अगर वो सर्च मारेगा तो वहाँ पे नाम आना चाहिए कि यहाँ कंपनी है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर तो आपके इंडिविजुअल होते हैं। तो मैंने देखे ना ये चीज, मैंने गौर किया। हाँ, मैंने गौर किया, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करने वाले बंदे 5 साल नौकरी करने के बाद भी सैलरी उनकी काफी डाउन, मतलब 30-35 में काम कर रहे थे। हाँ, सैलरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, बाकी कंपनी के रेपुटेशन में होता है ना, वैल्यू रहती है, वैल्यू वाली बात होती है। पहचान पहचान की है कोई कंपनी? अच्छा अच्छा, इसके बाद का मतलब वो रखा हुआ तुमने ना, इसके बाद का क्या बोलते हैं हम, बैकअप? टाटा स्टील प्लांट में रिक्रूटमेंट कैसे, पॉलिटेक्निक का होता है वहां तो? चाचा पापा, ओ ये वाले मामा मिनिस्टर यार तो पूरा टाइम ही चले गया, 11:15 बज गया। अभी ये पोस्टें जो आपके आ रही है ना, यही पोस्टें आपकी इस बार 500 पोस्टें होती है एक ही, अगर आउटसोर्सिंग से नहीं भरा होता इन लोगों ने। इतने पोस्टें आउटसोर्सिंग से भरी है ना। डिपार्टमेंट में देखो, हमारे भी पहचान के रहते हैं, तो पता चलता है कि ये बंदा आउटसोर्सिंग से आ गया, ये आ गया आउटसोर्सिंग से। और अभी भी इतने बंदे यहाँ पे, बहुत से बंदे यहाँ पे अभी के टाइम पे भी संविदा पे जॉब कर रहे हैं, जिनकी पोस्टें यहाँ पे ऐड होके नहीं आ रखी, यहाँ पे वही पोस्ट आ रखी है जो खाली है। तो अभी इतना नुकसान हो गया पूरा का पूरा ना, इन लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया। चलो मेहनत करो, कल मिलते हैं 9 बजे कल, ठीक है ना, मॉर्निंग में, कल देखते हैं उसके बाद आगे का।